हम सारे इल्ज़ाम डाल देते हैं शुगर पर, मैं डायबिटिक हूँ इसलिए मैं मोटा हूँ या मोटी हूँ। तो आपका इन सब बातों के बारे में आपका क्या ओपिनियन है? हमें जो अपना सोशल कल्चर है उसको चेंज करने की ज़रूरत है। माएँ या जो दादियाँ हैं वो अभी भी ये कहती हैं कि बच्चा बड़ा कमज़ोर है, उसको मोटा होना चाहिए। वो ये समझते हैं कि मोटापा जो है वो शायद एक सेहत की निशानी है। अपने बुज़ुर्ग हैं उनको ये चीज़ समझाने की ज़रूरत है कि मोटापा जो है वो सेहत नहीं बल्कि बीमारियों का नाम है। तो आपका क्या ओपिनियन है कि इस के डाइट से या खाने पीने से हम अपना वेट लूज़ कैसे कर सकते हैं? सबसे पहले तो ये है कि हमने लोगों को जो है वो कैलोरी कॉन्शियस बनाना है। अगर आप 2 बनानास ले लेते हैं तो आपकी 350 कैलोरीज गेन हो जाती है। अपनी कैलोरीज को भी रिड्यूस करें और साथ अपनी फिजिकल एक्टिविटी को भी बढ़ाएं तो आपका वेट जल्दी रिड्यूस होता है। कोर्टिसोल क्या करता है कि वो एक स्ट्रेस हार्मोन है, वो आपकी बॉडी में शुगर और ब्लड प्रेशर को बढ़ाता है। अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। पेन रिलीफ सीरीज़ के आज के एपिसोड में हम आपको वेलकम करते हैं। उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों का पुराना वक्त बड़ा अच्छा गुजरा होगा, आने वाला वक्त पहले से बेहतर होगा। आज हम आपके पास जो लेकर आ रहे हैं वो हैं बहुत काबिल डॉक्टर हैं। उनको से बात कर उनसे ऑफ स्क्रीन बात करके एक चीज़ जो मुझे रियलाइज़ हुई है कि जब आपकी अमल और आपके एक्शंस और आपकी नीयत का एक कंबाइन इफेक्ट आता है तो वो आपकी पर्सनालिटी में, आपके बात करने में, आपकी पेशेंट हैंडलिंग में, आपकी ज़िंदगी के अंदर नज़र आता है। तो इसके लिए हमें ज्वाइन किया है डॉक्टर राना अज़हर ने। डॉक्टर राना अज़हर एक बहुत मशहूर मैं अगर इनकी तारीफ़ आपको बयान करूँ तो वो आएंगे। वर्सेटाइल हैं, एक नॉलेजेबल इंसान है। इन्होंने FCPS किया है, MRCP किया है, इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेस दिए हैं। इस वक्त फातिमा मेमोरियल में एज एन कंसल्टेंट के तौर पे खदमात सर अंजाम दे रहे हैं। IDC लाहौर में जेल रोड पे अपनी खदमात अंजाम दे रहे हैं। मोर देन आई थिंक सो डेकेड, 10 साल से ज़्यादा अरसे का एक्सपीरियंस है। 20,000 से ज़्यादा मरीज़ देख चुके हैं। ये एक छोटा सा इंट्रोडक्शन है। क्यों? क्योंकि वो मरीज़ जो अपने डॉक्टर जो अपने मरीज़ को लेकर बहुत थाटफुल होता है और उनका एहसास ऐसे करता है कि जिस तरह एक पेशेंट सेंटर्ड अप्रोच होनी चाहिए, इस तरह के डॉक्टर हमें आटे में नमक के बराबर मिलते हैं। और अगर मिले तो हमें उनको उस तरीके से एक्नॉलेज भी करना चाहिए और उनकी बात भी माननी चाहिए। थैंक यू सो मच डॉक्टर राना, आपने अपने इतने बिजी रूटीन में से और इतनी डिटेल हमारे लिए टाइम निकाला है। थैंक यू सो मच। सबसे पहले तो आपका शुक्रिया, आपने बहुत ज़्यादा ही तारीफ़ कर दी। तो डॉक्टर राना, हमारा जो बेसिकली आज आपके साथ कंसल्टेंट हमारा है कि हमारी बॉडी इमेज बहुत एक ट्रेंडिंग बच चुका है। हर कोई हो, चाहे मर्द हो चाहे औरत हो, बच्चा बच्ची, हर किसी को खूबसूरत लगना है, हर किसी को फिट लगना है, हर किसी को जवान लगना है। लेकिन अब उसमें हिंड्रेंस के भी बहुत फैक्टर्स आ जाते हैं। खाना आ गया, ओबेसिटी आ गई, लेजीनेस, प्रोक्रेस्टिनेशन, शुगर। हम सारे इल्ज़ाम डाल देते हैं शुगर पर, मैं डायबिटिक हूँ इसलिए मैं मोटा हूँ या मोटी हूँ। तो आपका इन सब बातों के बारे में आपका क्या ओपिनियन है? देखिए, सबसे पहले तो जो इम्पोर्टेंट बात है कि हमें जो अपना सोशल कल्चर है उसको चेंज करने की ज़रूरत है। अगर आप अभी भी देखें, हमारी जो माएँ या जो दादियाँ हैं वो अभी भी ये कहती हैं कि बच्चा बड़ा कमज़ोर है, इसको मोटा होना चाहिए। वो ये समझते हैं कि मोटापा जो है वो शायद एक सेहत की निशानी है। तो सबसे पहले तो जो अपने बुज़ुर्ग हैं उनको ये चीज़ समझाने की ज़रूरत है कि मोटापा जो है वो सेहत नहीं बल्कि बीमारियों का नाम है। मोटापा ही सब बीमारियों की जड़ है। तो एक तो ये कंसेप्ट चेंज करने की ज़रूरत है। दूसरे नंबर पे ये देखा है कि बच्चों को चाहे भूख लगी हो या ना लगी हो, माएँ जो है उनको ज़बरदस्ती खिलाती हैं। दूसरे नंबर पे हमारे जहाँ पे जो कल्चर चल रहा है वो ये है कि लोग जो है वो अपनी भूख के मुताबिक नहीं खाते, वो घड़ी पर टाइम देख के खाते हैं। 2 बज गए हैं तो लंच टाइम है, 5 बज गए हैं तो शाम के सफ़र का टाइम है या स्नैक का टाइम है, 8 बजे हैं तो रात का टाइम है। तो आप देखें कि हमारी जो हिस्ट्री है तो हिस्ट्री में तो हमें ये मिलता है कि 2 वक्त का खाना, और उस 2 वक्त के खाने में भी कितनी ज़्यादा फिज़िकल एक्टिविटी होती थी। मतलब लोग जो थे, किसान थे, खेती बाड़ी करते थे पूरा दिन और उसके बाद वो 2 टाइम का मील लेते थे। अब हमारी फ़िज़िकल एक्टिविटीज़ ना होने के बराबर है, जिसकी वजह से ना सिर्फ मोटापा, फैटी लीवर, शुगर, ब्लड प्रेशर और कोलेस्ट्रॉल के मसले नज़र आ रहे हैं। मोटापा तो है वो देखें, हम पाकिस्तान में भी अगर आप देखें तो बाकी मुल्कों की तरह पाकिस्तान और इंडिया में भी बड़ी तेज़ी से बढ़ रहा है। और मोटापा ही शुगर और फैटी लीवर की एक जो है वो बड़ी मेन वजह बन के नज़र आ रहा है। तो जो लोग ओबीज़ होते हैं या जिन लोगों का वज़न ज़्यादा होता है तो डेफ़िनेटली उनका सेल्फ़ कॉन्फिडेंस कम होता है। उनको पता है कि वो किसी पार्टी में जाएंगे तो उनकी बॉडी शेमिंग होगी। इवन वो अपने आप को मिरर में देखने से भी कतराते हैं। अब ज़रूरत इस अमर की है कि इन लोगों को गाइड किया जाए कि वो किस तरह कैलोरीज कॉन्शियस होकर अपना वज़न कम कर सकते हैं। अब हमारी अनफॉर्चुनेटली जो है वो एजुकेशन लेवल इतना अच्छा नहीं है लोगों के दौरान। लोग खाना पीना कम भी कर देते हैं लेकिन उनका वज़न कम नहीं होता। तो आज की जो ये वीडियो है इसमें हम लोगों को यही गाइड करेंगे कि वो अपना वज़न नेचुरली किस तरह से कम कर सकते हैं।
तो आपने तो बहुत अच्छा सवाल कर दिया कि ये तो मुझे लगता है पूरी वीडियो का हमारा क्रक्स यही हो जाएगा। तो आपका क्या ओपिनियन है कि के डाइट से या खाने पीने से हम अपना वेट लूज़ कैसे कर सकते हैं? देखें, इसमें सबसे पहले तो ये कि हमने लोगों को जो है वो कैलोरी कॉन्शियस बनाना है। अब आप देखें कि इवन बच्चों के पास भी जो है वो स्मार्टफोन्स हैं। आप स्मार्टफोन में ऐसी ऐप डाउनलोड कर सकते हैं जिससे वो इवन आपको आपकी प्लेट की कैलोरीज कैलकुलेट, आप पिक्चर लें, आपको वो कैलोरीज मेजर करके दे देगा। इवन पाकिस्तान में कुछ मैंने अभी रिसेंटली देखा कि कुछ ऐसे रेस्टोरेंट्स भी हैं जिन्होंने, इवन फास्ट फूड के भी कुछ ऐसे रेस्टोरेंट्स हैं कि उन्होंने अपने बर्गर के आगे कैलोरीज भी मेंशन की हुई हैं कि इसमें इतनी कैलोरीज हैं, इसमें इतनी कैलोरीज हैं। अब अगर हम ऑन एन एवरेज बात करें, फ़ीमेल में जो है एवरेज, अगर एक ऐसी फ़ीमेल जिसकी कोई माइल्ड सी फिज़िकल एक्टिविटी है तो उसको तकरीबन कोई 1800 से 2000 कैलोरीज पर डे रिक्वायर्ड है। ठीक है। अब वज़न आपका तब ज़्यादा होता है जब आप रिक्वायर्ड कैलोरी से ज़्यादा खा रहे हैं। मतलब आपकी दिन में 2500 या 3000 की कैलोरीज़ का इंटेक है, लेकिन आपकी फ़िज़िकल एक्टिविटी नहीं है, आप उसको बर्न नहीं कर रहे। तो ये जो एक्स्ट्रा आपकी कैलोरीज़ हैं, ये फ़ैट की तौर पर आपकी बॉडी में स्टोर होती हैं। और एशियंस के अंदर जो टेंडेंसी देखी गई है, ये जो फ़ैट है वो सेंट्रल ओबेसिटी, मतलब पेट की चर्बी के तौर पर ज़्यादा जो है वो सामने नज़र आती है या स्टोर होती है। तो अब आपने करना ये है कि अब 2 तरीके से आप वज़न कम कर सकते हैं। या तो आप लें 2000 कैलोरीज ही, लेकिन आप 1000 कैलोरीज बर्न कर लें। ठीक है। या तो दूसरी ऑप्शन ये है कि आप लें ही 1000 कैलोरीज। अब इनमें से आसान काम किया है, अगर आप ट्रेडमिल पे आधा घंटा रनिंग करते हैं तो आपकी तकरीबन 300 कैलोरीज बर्न होती हैं। और अगर आप 2 बनानास ले लेते हैं तो आपकी 350 कैलोरीज गेन हो जाती हैं। तो इसका मतलब है कि कैलोरीज़ को बर्न करना मुश्किल काम है, इनटेक या बढ़ाना तो बहुत ईजी है। तो आप कैलोरीज़ का, अगर आप दोनों चीज़ों को कंबाइन करें, अपनी कैलोरीज़ को भी रिड्यूस करें और साथ अपनी फ़िज़िकल एक्टिविटी को भी बढ़ाएं, तो आपका वेट जल्दी रिड्यूस होता है। अब फॉर एग्जांपल, अगर एक, जैसे मैंने बात की कि फ़ीमेल्स, क्योंकि ज़्यादा मोटापा भी जो है वो फ़ीमेल में देखा गया है, चाइल्ड बर्थ है, हार्मोनल इश्यूज़ होते हैं, PCOS हैं ओबेसिटी से रिलेटेड। इसी तरह कुछ फ़ीमेल को जो है वो हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपीज़ लेना पड़ती हैं कंसीव करने के लिए। तो ये सारी कॉजेज़ जो हैं वो सारी वेट गेन की एक वजह बनती हैं। बिल्कुल। तो उसमें अगर आपको 2000 कैलोरीज़ आपको पर डे रिक्वायर्ड है तो आप लें ही 1000 कैलोरीज़। बाकी जो 1000 कैलोरीज़ है वो आपकी बॉडी फैट से बर्न करके निकालेगी और उसकी वजह से आपका जो है वो वज़न तेज़ी से कम होगा। अब कैलोरीज़ में ये है कि अब लोग ये कहते हैं कि अगर हम खाएं ना तो हमें तो चक्कर आना शुरू हो जाते हैं। तो आपने ऐसी चीज़ें अपने पास रखनी होती है स्नैक्स की फॉर्म में। जैसे अगर आप सैलड्स की बात करते हैं तो सैलड में कैलोरीज़ तो इतनी ज़्यादा नहीं होती, लेकिन वो आपको फुलनेस की फीलिंग देता है। तो जहाँ आप 2 रोटियाँ खा रहे हैं, अगर आप आधी या 1 रोटी के साथ एक बड़ा बाउल सैलड का बना के ले लेते हैं तो उसकी वजह से आपको पेट तो ऐसा लगता है जैसे आपने 2 या 3 रोटियाँ खा ली, लेकिन आपकी कैलोरीज़ नहीं बढ़ती। तो इसी तरह जो आपको जंक फूड है उसको कम करना है, फ़ास्ट फूड को कम करना है, आपने रात का मील कम करना है। इसी तरह अभी जो स्टडीज़ हैं वो ये कहती हैं, ऐसे लोग जो रात को जागते हैं, जैसे आजकल लोग ट्रेंडिंग में कह रहे होते हैं जी हमने रात को वो वाली मूवी देखी या हमने लेट नाइट जो है पार्टी की, तो ये देखा गया कि जब आप अल्लाह ताला के निज़ाम से हटना शुरू करते हैं ना, देखें अल्लाह ताला मगरिब के टाइम जो है वो सूरज को गुरूब कर देते हैं, अंधेरा हो गया। अब उस टाइम जो है जब आप रात को सो जाते हैं अगर टाइम से, तो आपकी बॉडी का जो नॉर्मल सर्कैडियन रिदम है, सर्कैडियन रिदम में मुख्तलिफ हार्मोन्स होते हैं, आपकी बॉडी में मुख्तलिफ हार्मोन्स होते हैं। कुछ हार्मोन्स ऐसे हैं जो मॉर्निंग में ज़्यादा रिलीज़ होते हैं, कुछ ऐसे हार्मोन्स हैं जो नाइट पे ज़्यादा रिलीज़ होते हैं। तो वो जब आप रात को लेट नाइट तक जागते रहते हैं तो ये सारा सिस्टम जो है वो उल्ट पुल्ट हो जाता है। अब अगर हम बात करें कोर्टिसोल की, अगर जब आप रात को लेट तक जागते हैं और रात को फिर आपको क्रेविंग्स होती हैं, आप फास्ट फूड भी लेते हैं, तो उसकी वजह से आपका कोर्टिसोल ज़्यादा रिलीज़ होता है। कोर्टिसोल क्या करता है कि वो एक स्ट्रेस हार्मोन है, वो आपकी बॉडी में शुगर और ब्लड प्रेशर को बढ़ाता है, और ये जो हार्मोन है ये इंसुलिन रेजिस्टेंस पैदा करता है। तो इसकी वजह से आपको मोटापा भी होता है, फैटी लिवर भी होता है। फिर जब आप रात को खा के लेट नाइट खा के फिर सो जाते हैं, क्योंकि रात को तो आपकी कोई फ़िज़िकल एक्टिविटी ही नहीं है, तो फिज़िकल एक्टिविटी ना होने की वजह से तो रात को जो आपने जो कैलोरीज़ ली वो तो आपकी स्टोर हो गई, और उसी वजह से आपको ये वाले सारे मसले होना शुरू हैं। हर कोई जो हमारे नाजरीन देख रहे हैं वो रिलेट कर पाएंगे, क्योंकि लेट नाइट मंचिंग हो गई या पूरे रात जागना, क्योंकि ट्रेंड बन गया, फजर की अजानें हो रही होती हैं, वो रील्स आ रही होती हैं, वो माँ पापा उठ रहे होते हैं, बच्चे सोने के लिए जा रहे हैं, तो उसमें खाना खाना। और मैंने उस दिन देखा रात के 3:30 बजे फूड पांडा आ रहा है, तो मतलब अगर 3:30 बजे फूड पांडा आ रहा है तो वो कहीं जाएगा, खाते खाते 4:30-5 तो बज जाएंगे।
तो अगर अब हमारा चलिए आपका एक बात तो समझ है कि हमें डाइटरी हैबिट्स को चेंज करना है, रूटीन्स को, लेकिन उसके बावजूद भी अगर हमारे जो नाज़रीन देख रहे हैं उन्होंने किया है लेकिन उसके बाद भी उनका वेट स्टिल है, तो अब क्या कहेंगे देखिए उसमें ना हमने कुछ कॉजेज़ को भी रूल आउट करना होता है। वेट गेन समटाइम्स कैन डी टू हाइपोथायराइडिज्म हो सकता है। जैसे बहुत से मरीज़ मेरे पास भी ओबेसिटी की वजह से आए, लेकिन जब हमने वर्कअप करवाया तो वो हाइपोथायराइड है। जब थायराइड हार्मोन बेसिकली हमारा बॉडी का एक मेटाबॉलिक हार्मोन होता है जो आपकी पूरी बॉडी के हर ऑर्गन्स को जो है एनर्जी दे रहा होता है, या हर ऑर्गन को जो है वो कंट्रोल कर रहा होता है, उसका मेटाबॉलिज्म कंट्रोल कर रहा होता है। तो जब आपकी बॉडी में थायराइड का हार्मोन ही कम है तो उसकी वजह से भी वेट गेन होता है। तो हमने सेकेंडरी कॉजेज़ को डेफिनेटली रूल आउट करना होता है कि कोई और सेकेंडरी कॉज तो नहीं है, जैसे कि हार्मोनल कॉजेज़ में कुशिंग डिजीज़ हो गई, ठीक है, इसके साथ भी ओबेसिटी हो सकती है। इसी तरह मैंने जैसे आपको हाइपोथायराइडिज्म बताया, तो हार्मोनल कॉजेज़ को सबसे पहले देखना ज़रूरी है कि कोई सेकेंडरी कॉज तो नहीं है। आपने अपनी लाइफस्टाइल में चेंज किया और उसके बाद आपका हार्मोन्स का अगर फिर भी नहीं हो रहा देन आपने डेफिनेटली, अगर आप ओबीज़ हैं या ओवरवेट हैं, आपने अपना वर्कअप ज़रूर करवाना है कि आपको कोई हार्मोनल कॉज की वजह से तो नहीं आ रहा। डेफिनेटली उसके साथ कुछ और साइन एंड सिम्टम्स भी होते हैं जिसकी बेस पे हम ये सस्पेक्ट करते हैं। जैसे कि अगर मैं हाइपोथायराइडिज्म की बात करूँ तो उसमें मरीज़ को जो है वो गर्मियों में भी सर्दी लग रही होती है, उसके साथ मरीज़ जो है वो लेथार्जिक रहता है, उसको जो है ना कॉन्स्टिपेशन के मसाइल, कब्ज़ बहुत ज़्यादा होती है, क्योंकि सारा बॉडी का पूरा मैकेनिज़्म ही स्लो हुआ होता है, क्योंकि वो एक थायराइड हार्मोन एज ए एनर्जी सोर्स काम कर रहा होता है जिसने हर ऑर्गन को एक एक्टिवेटेड फॉर्म में रखना है। तो अगर हर चीज़ ही डाउन होगी, हो सकता है उसका पल्स रेट भी डाउन हो, हार्ट बीट भी कम उसकी आ रही हो, उसको कॉन्स्टिपेशन भी चल रही है, वेट गेन भी हो रहा है। फीमेल्स हैं तो उनमें जो है वो मेंस्ट्रुएशन या मेंस्ट्रुएशन साइकिल के प्रॉब्लम्स आ सकते हैं, मेल्स में हार्मोनल प्रॉब्लम्स आ सकते हैं। तो ये हमने सारे सिम्टम्स की बेस पे देखना होता है कि कोई और वजह तो नहीं नज़र आ रही। अच्छा, आपने बहुत मतलब हमने रूटीन भी होगी और हार्मोन्स भी बैलेंस हो गया, उसके बाद हम पतले भी हो गए। अब आता है, अब इसमें एक रोल आता है हमारी एस्थेटिक मेडिसिकेशन का, क्योंकि आजकल ट्रेंडिंग में भी वो चल रही है, क्योंकि हम वो बात करते हैं कि वक्त के अकॉर्डिंगली जैसा सेंचुरी चेंज हो रही है, तो एस्थेटिक मेडिसिन आ जाती हैं इसमें, ओजेम्पिक आ जाती हैं, दूसरे ब्लॉकर्स आ जाते हैं, तो उनके बारे में आपका क्या ओपिनियन है? देखें उसमें डेफिनेटली ऐसे पेशेंट जो खुद से वज़न कम करना चाह रहे हैं लेकिन उनका डिस्पाइट उनकी एफ़र्ट के या उनकी फ़िज़िकल उनकी रूटीन इस तरह से है, या कोई ऐसे पेशेंट हैं जो किसी कोमॉर्बिड कंडीशन की वजह से इतनी ज़्यादा फ़िज़िकल एक्टिविटी नहीं कर सकते और वेट लॉस, जैसे अगर हम बात करें किसी पेशेंट को ऑस्टियोआर्थराइटिस है, वज़न ज़्यादा होने की वजह से जोड़ों में खला कम है और उसकी वो बहुत ज़्यादा वॉक या फिज़िकल एक्टिविटी नहीं कर सकता, या पेशेंट को मॉर्बिड ओबेसिटी है या बहुत ज़्यादा ओबीज़ है, तो उनके लिए चलना इतना ज़्यादा इजी नहीं होता, इतना कंफर्टेबल नहीं होता। या ऐसे पेशेंट जिनको डायबिटीज़ है, हार्ट का मसला है, तो ऐसे पेशेंट्स में गाइडलाइंस ये कहती हैं, मतलब देखें आपने और मैंने ये डिसाइड नहीं करना, अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में गाइडलाइंस फॉलो नहीं की जाती। इसी वजह से ये है कि पाकिस्तान की आप किसी भी डिज़ीज़ को उठा लें कि पाकिस्तान की अभी तक कोई अपनी लोकल गाइडलाइंस ही नहीं है किसी बीमारी में। हम जो है वो आपको पता है अमेरिकन को या यूके को फॉलो करते हैं किसी भी गाइडलाइंस में। तो गाइडलाइंस ये कहती हैं कि अगर किसी पेशेंट का BMI 27 से ज़्यादा है, 27 से ज़्यादा और उसको कोई कोमॉर्बिड कंडीशन है तो ही इज़ अ कैंडिडेट फॉर ओजेम्पिक। अगर कोमॉर्बिड कंडीशन नहीं है और उसका BMI 30 से ज़्यादा है तो ही इज़ अ कैंडिडेट फॉर ओजेम्पिक या सीमाग्लूटाइड। अब ओजेम्पिक की जो बात की जाए तो इसकी दोनों कंडीशन में रिकमेंडेशन है, डायबिटीज़ में भी है, टाइप 2 डायबिटीज़ में, और साथ जो है वो ओबेसिटी में भी है। डोजेज का फ़र्क है, ओबेसिटी में हायर डोजेज़ पे आपको जाना पड़ता है, लेकिन डायबिटिक में जो है वो लोअर डोजेज़ पे ही आपका शुगर लेवल भी बेहतर हो जाता है और आपका वज़न भी कम होना शुरू हो जाता है। तो ये तो इंटरनेशनली ओजेम्पिक का जो मॉलिक्यूल है इसे हम बोलते हैं सीमाग्लूटाइड। सीमाग्लूटाइड बेसिकली एक GLP-1 एनालॉग है। GLP-1 जो है वो हमारी बॉडी में भी रिलीज़ होता है, लेकिन हमारी बॉडी में एक हार्मोन होता है उसे कहते हैं DPP-4। वो इस हार्मोन को बहुत थोड़े टाइम में ही कन्वर्ट कर देता है, तोड़ देता है, जिसकी वजह से इसके इफेक्ट नहीं आते। तो इन्होंने रिसर्चर्स ने ये किया कि इसी मॉलिक्यूल को बाहर निकाल के बॉडी से टाइट्रेट किया, उसके थोड़े से स्ट्रक्चर को चेंज किया और उसकी हाफ़ लाइफ बढ़ा दी। ओजेम्पिक की या सीमाग्लूटाइड की जो हाफ़ लाइफ है वो 1 वीक तक है, मतलब आपको हफ्ते में एक दफ़ा इंजेक्शन लगाना होता है। अब ये इंजेक्शन काम कैसे करता है, लोग ये पूछते हैं। तो ये इंजेक्शन जो है इसके एक तो ये करता है कि आपकी गैस्ट्रिक एम्पटिंग को स्लो कर देता है। इससे मुराद ये है कि खाना जितनी देर में आपके मैदे से छोटी आंत में जाना है उसमें ज़्यादा टाइम रिक्वायर्ड होगा। मतलब जब आपका मैदे में खाना ज़्यादा देर रहेगा तो आपको फुलनेस की फीलिंग आएगी, आपको लगेगा आपने बहुत ज़्यादा खा लिया। दूसरे नंबर पे ये देखा गया है कि जो मोटापे के मरीज़ हैं इसमें इंसुलिन जो है वो बड़ी बेतरतीबी से रिलीज़ हो रही होती है और इंसुलिन इटसेल्फ वेट गेन करवाती है। तो ये ग्लूकोज डिपेंडेंट इंसुलिन रिलीज़ करवाता है कि जितनी आपकी बॉडी में इंसुलिन गई है
उतनी ही इंसुलिन रिलीज़ हो, ग्लूकोज जितना गया उतनी ही इंसुलिन रिलीज़ हो। तीसरे नंबर पे ये करता है कि आपके ब्रेन में 2 सेंटर हैं, एक हंगर सेंटर है और एक सटाइटी सेंटर है जो भूख को ख़त्म करता है। ये उस भूख ख़त्म करने वाला जो सेंटर है उसको एक्टिवेट कर देता है। अब इसकी लोग पूछते हैं कि कॉन्ट्रा इंडिकेशंस क्या हैं, तो अभी तक जो इसकी कॉन्ट्रा इंडिकेशन नज़र आई हैं उसमें ये कि किसी पेशेंट की कोई फैमिली हिस्ट्री या उसको कोई थायराइड का कैंसर ना हो, ठीक है। इसी तरह एक सिंड्रोम होती है, एंडोक्राइन सिंड्रोम होती है, जिसमें पैराथायराइड हार्मोन का मसला होता है, पिट्यूटरी का मसला होता है, या थायराइड कार्सिनोमा होता है जिसे मैन 2A कहते हैं। मैन 2A 2B में भी आप नहीं दे सकते। मतलब आवाम के लिए यही है कि अगर उनको किसी कैंसर की है, थायराइड का कैंसर या पैंक्रियाज का कैंसर या एक्यूट पैंक्रियाटाइटिस हो चुका है पास में, तो उनको लबलबे की सोजिश होने के चांसेस होते हैं। अदरवाइज़ इट्स क्वाइट सेफ, दुनिया भर में लोग इस्तेमाल कर रहे हैं। पाकिस्तान में सिर्फ ये है कि लोग सोशल मीडिया को देख के कुछ लोग इसके अगेंस्ट बात करते हैं, कुछ इसको तो बेसिकली जो है हॉलीवुड इंजेक्शन भी कहा जाता है या इसको सेलिब्रिटी इंजेक्शन भी कहा जाता है। पाकिस्तान में भी बहुत सी सेलिब्रिटीज़ लगा रही हैं, इंडिया में भी बहुत सी सेलिब्रिटीज़ लगा रहे हैं, और इसके वाकई इफ़ेक्ट्स हैं और डॉक्यूमेंटेड इफ़ेक्ट्स हैं। और इसके अगर हम साइड इफ़ेक्ट प्रोफाइल की बात करें तो इसके कॉमनली जो साइड इफ़ेक्ट देखे गए हैं उसमें नोज़िया है, जैसे उल्टी या मतली की कैफियत होना। इसी तरह कुछ मरीज़ों में स्टार्ट की डोजेज़ में थोड़ा बहुत डायरिया या हेडेक हो सकता है। बाकी जो इसकी साइड इफ़ेक्ट प्रोफाइल में चीज़ें हैं वो बहुत मतलब लो है। अब मैंने अपनी प्रैक्टिस में नोज़िया भी 1 से 2 लोगों में देखा है, अदरवाइज़ इट्स क्वाइट सेफ़ कि आप उसको दें और पेशेंट के अंदर बड़े अच्छे बेनिफिट्स आते हैं। अभी आपको बताता हूँ कि मैं एक पेशेंट है, वो उसका वेट है 150 kg, ही इज़ डायबिटिक, ही इज़ हाइपरटेंसिव, उनको डायबिटिक नेफ्रोपैथी भी है। अब ओज़ेम्पिक की जो ट्रायल्स हैं, इसका एक फ्लो ट्रायल है। फ्लो ट्रायल के अंदर उन्होंने कंक्लूजन ये निकाला कि अगर आप इसको डायबिटिक नेफ्रोपैथी मतलब शुगर के मरीज़ों में जिनमें गुर्दे ख़राब हो रहे होते हैं देते हैं तो गुर्दों का फंक्शन बेहतर होता है। और आज तक दुनिया में कोई ऐसी दवाई नहीं आई जिसकी वजह से गुर्दों का फंक्शन बेहतर हो। इसका एक सस्टेन ट्रायल है। इस तरह इसका पायनियर ट्रायल है, वो ये कहते हैं कि कार्डियोवास्कुलर रिस्क का 28% कम हुआ। मतलब शुगर या ओबेसिटी के पेशेंट में जिन्होंने ओज़ेम्पिक यूज़ किया उनके अंदर दिल के जो अमराज हैं उनके अंदर 28% तक कमी आई। और पाकिस्तान में सोशल मीडिया पे लोग ये देख रहे हैं कि जी इसकी वजह से शायद हार्ट अटैक हो रहा है या दिल के मसाइल हो रहे हैं। अब तो ये रीसेंट जो रिकमेंडेशन है, इवन इसका फैटी लिवर में भी रोल आ गया और फैटी लिवर में भी इसकी बड़ी अच्छी स्टडीज़ हैं, क्योंकि जब वज़न कम होता है तो लीवर के ऊपर से भी फ़ैट बर्न आउट होती है, तो डेफिनेटली फैटी लिवर भी बेहतर होता है, लीवर का फंक्शन भी बेहतर होता है। मेरा लास्ट क्वेश्चन आपके साथ ये होगा कि आपके जो पेशेंट्स आते हैं, आप अपने पेशेंट सेंटर्ड अप्रोच को कैसे लेकर चलते हैं? आपके क्लिनिक में, आप अपने हॉस्पिटल में देखते हैं, तो अगर कोई आपके साथ शुगर का मरीज़ आता है या वेट लॉस के आता है या फिर मैनेजमेंट के लिहाज से आता है, तो आप अपने पेशेंट को क्या गाइड करते हैं? जी, उससे पहले मैं आप एक बात बता रहा था, वो बता दूं कि एक पेशेंट को मैंने शुरू करवाया ओज़ेम्पिक, ही वाज डायबिटिक हाइपरटेंसिव, उसको डायबिटिक नेफ्रोपैथी भी थी, उनका वेट था 150 kg। विद इन 6 मंथ जो है वो तकरीबन 130 kg पे आ गया। और वो जब अब किसी शादी फंक्शन पर जाते हैं तो वो पूछते हैं कि आपको किसने शुरू करवाया, तो उन्होंने मुझे जो है वो 2-3 ऑनलाइन अपॉइंटमेंट दी इस्लामाबाद से। मतलब लोग एक दूसरे को देखते हैं कि अगर इसका वज़न कम हो रहा है तो हमारा भी हो सकता है। तो आवाम को यही सिर्फ रिक्वेस्ट है कि सोशल मीडिया पे ऐसी वाइब्स पे ना जाएं कि इसके कोई ऐसे असरात हैं या कोई ऐसे नज़र के ऊपर ऐसे असरात हैं। देखें, अगर हम उसको प्रिस्क्राइब कर रहे हैं तो हम उसको ऑन भी करते हैं पेशेंट को। अगर कोई उसकी कॉम्प्लिकेशंस होंगी तो हम रिस्पॉन्सिबल हैं और हमने सेफ्टी डाटा दे के ही उसको रिकमेंड किया होता है। और ओज़ेम्पिक ऐसा मॉलिक्यूल है जो पूरी दुनिया में ही लोग यूज़ कर रहे हैं। वो ऐसा नहीं है क्योंकि पाकिस्तान में आपने या मैंने बना लिया है, वर्ल्ड वाइड यूज़ होता है। इवन इंडियन सेलिब्रिटीज़ बहुत ज़्यादा यूज़ कर रही हैं। दूसरा आपका क्वेश्चन ये है कि शुगर के पेशेंट में जो हम इस तरह की अप्रोच के साथ चलते हैं कि हम शुगर के पेशेंट को एंगेज रखते हैं, क्योंकि शुगर का जो पेशेंट है ना वो सबसे पहले डी ट्रैक होता है। और उसको जो है ना वो जब आप थोड़ी देर आपको एक एग्जांपल से समझाता हूँ कि मेरे एक पेशेंट है, उनका HbA1c था 12 और उनको वो जो है मेरे पास कॉम्प्लिकेशन के साथ आए थे, उनको डायबिटिक फुट हुआ हुआ था। अब उनकी हमने शुगर लेवल को बड़ा अच्छा मैनेज किया, उनका HbA1c हम 6 मंथ में 6.5 पे ले आए। अब वो शुगर लेवल मेरे साथ शेयर करते रहते थे, तो उन्होंने एक दिन मुझे कहा कि मैं इंसुलिन सेम लगा रहा हूँ लेकिन मेरे शुगर लेवल्स हाई आ रहे हैं। मैंने कहा आपने कोई डाइट प्लान में चेंज किया होगा? कहते नहीं, डाइट प्लान सेम है, सिर्फ फ्रूट में मैं डेली तरबूज खा रहा हूँ। तो ये देखें कि आप उस पेशेंट को ये लगता था कि शायद तरबूज में शुगर नहीं है। तो अगर आप अपने डॉक्टर से इन टच रहते हैं तो मैंने उन्हें कहा कि जो तरबूज है या जो वाटरमेलन है ये तो हाई ग्लाइसीमिक इंडेक्स फ्रूट्स में आता है, ये तो शुगर वाले पेशेंट ने लेना ही नहीं है। ऐसा पेशेंट जो इंसुलिन में ले रहा है और आप तो दिन में पूरा तरबूज खा रहे हैं। मतलब अगर आपने लेना भी है तो आप उसकी 2-3 बाइट्स ले लें सिर्फ टेस्ट के लिए।
तो हम पेशेंट को इसी तरह एंगेज रखते हैं कि हम पेशेंट से इन टच रहते हैं। अगर मैंने पेशेंट को इंसुलिन प्रिस्क्राइब की है या इन पेशेंट को डाइट प्लान बना के दिया है या पेशेंट को शुगर के लिए कोई अद्वियात लिख के दिए हैं, तो हम 3-4 दिन बाद पेशेंट से पूछते हैं कि उसके शुगर लेवल कितने बेहतर हुए हैं। क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि आपके पहले दिन पे जो आपने उसको शुगर इंसुलिन के यूनिट सेट करके दिए या जो पहले दिन उसको दवाइयाँ रिकमेंड की उससे उसके शुगर लेवल बिल्कुल परफेक्ट हो जाए। हमें किस पेशेंट में कितने यूनिट्स रिक्वायर हैं ये हमें भी समझने में थोड़ा सा टाइम लगता है। तो विद द पैसेज ऑफ टाइम हफ्ता 10 दिन जब पेशेंट हमारे साथ शुगर लेवल शेयर करता है तो हम उसकी शुगर को सेट कर लेते हैं और पेशेंट को भी कॉन्फिडेंस होता है कि मेरे डॉक्टर जो हैं वो मुझे ऑन कर रहे हैं। इन केस कोई इशू होता है तो वो मतलब टेलीफोनिकली भी मेरे साथ अवेलेबल हैं व्हाट्सएप पे। तो हम जो सोशल मीडिया है उसका मतलब व्हाट्सएप या जितनी भी आजकल तरक्की हुई है उसका हम फ़ायदा उठाते हैं, तो पेशेंट को भी फ़ायदा होता है और पेशेंट के शुगर लेवल भी बेहतर होते हैं। इवन 3 मंथ्स में भी लोगों ने अपना 11 या 12 HbA1c से 6 पे भी ले आते हैं। जी नाइस, थैंक यू सो मच डॉक्टर राना, आपने इतना अच्छा और इतने आसान अल्फाज में मैं कहूँगी एक्सप्लेन किया। और जो आपकी ये बातें हैं ये वो चीज़ें जिन पे हम प्रैक्टिकली अमल करते हुए देख सकते हैं। हमारे नाजरीन कुछ अगर इसको चेक करना चाहते हैं तो आप IDCP से अपॉइंटमेंट भी ले सकते हैं डॉक्टर से डायरेक्ट, कि आपको पता चलेगा कि इफेक्टिव रिजल्ट्स आने के लिए आपको अपने लाइफस्टाइल को चेंज करना है और अपने डॉक्टर्स के साथ ज़रूर कनेक्टेड रहना है और अपनी डॉक्टर की बात मानिए, जो कि मुझे बहुत ज़्यादा, आप अपने पेशेंट के साथ कनेक्ट रह रहे हैं तो इसका मतलब आपका पेशेंट आपकी बात सुन रहा है। हमारा पाकिस्तान में एक बहुत बड़ा मसला आता है, हम बात नहीं सुनते, हम कहते हैं हम डॉक्टर को कुछ नहीं पता, हमें पता है, हम 15 साल से शुगर के मरीज़ हैं, हमने सब डॉक्टरों को दिखा दिया। लेकिन आपको डॉक्टर की बात माननी चाहिए और सुननी चाहिए। मैं उम्मीद करती हूँ हमारी इस एपिसोड से हमारे तमाम नाज़रीन को फ़ायदा होगा। कोई आपका क्वेश्चन हो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, डिटेल्स में कॉन्टैक्ट डिटेल मौजूद है, आप वहाँ से भी डायरेक्ट रब्ता कर सकते हैं। और इंशाल्लाह मैं उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो आप लोगों के लिए फ़ायदेमंद साबित होगी। इंशाल्लाह मिलते हैं पेन रिलीफ सीरीज़ की नेक्स्ट एपिसोड।